नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 9 का जुलाई 2024 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सेट 1 हुआ है, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, आज के इस वीडियो में उसी को ही पूरी तरह से हल किया गया है। यह जो टेस्ट था ये 90 मिनट की इसकी अवधि रखी गई थी और 40 नंबर का अब की बार ये टेस्ट हुआ है। पहले 20 नंबर का जहां होता था, अब की बार ये 40 नंबर का रहा। सामान्य निर्देश में दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न पत्रों को प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार विभाजित किया गया है, सेक्शन उनके बनाए गए हैं और एमसीक्यू वाले जो प्रश्न हैं वहां पर सही के लिए सही का चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है और उत्तर सीमा जो स्थान दिया गया है उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि आपने अपना जो उत्तर है वो निर्धारित स्थान पर ही और उसमें ही पूरा करना है। तो सेक्शन जो ए है वो सेक्शन एमसीक्यू बहुविकल्पिक प्रश्न और जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कहते हैं उसका है। प्रश्न नंबर 1 से 10 है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है यहाँ पर। और पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1905 ए पर दिया हुआ है, बी पर 1904, सी पर 1906 और डी पर 1910 दे रखा है। तो वास्तव में जो इसका सही जवाब है वो सी है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है और 2 पर पूछा गया है लक्षद्वीप खालिस्तान में स्थित है, लक्षद्वीप डैश में स्थित है, ए पर बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर और सी हिंद महासागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो अरब सागर है। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ए पर, बी पर K2, सी पर कंचनजंगा और डी पर धौलागिरी दिया हुआ है। तो सही जवाब जो है वो सी है। कंचनजंगा जो है माउंट एवरेस्ट के बाद जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो भारत में आती है, कंचनजंगा उसका नाम है। प्रश्न नंबर 4 है एक लोकतांत्रिक देश में शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन है, ए लोग, बी राजा, सी शिक्षित लोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक देश में शक्ति का जो वास्तविक स्रोत होते हैं वो लोग होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन जो आएगा उसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5 है पालमपुर में मुख्य गतिविधि या मुख्य काम धंधा क्या है, ए पर डेयरी है, बी पर विनिर्माण, सी खेती और डी परिवहन। तो पालमपुर में ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इसलिए सही जवाब जो है वो सी आएगा, खेती है। प्रश्न नंबर 6 है प्लासी का युद्ध खालिस्तान में हुआ, खालिस्तान पूछा गया है कौन से सन में, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 7 है खालिस्तान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है, नाम पूछा गया है कि कौन से देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो वो देश स्विट्जरलैंड है जहां पर लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कामों में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, यह शब्द किसने कहे, तो अब्राहम लिंकन की ये बड़ी सुंदर सी परिभाषा है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है, तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है ये। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है जीडीपी क्या है, तो जीडीपी को हिंदी में हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है ये कथन और कारण वाला दे रखा है अधिकांश भूजल झील हिमालय क्षेत्र में है और कारण दे रखा है यह हिमनद मूल के हैं, तो यानी कि हिमनद से बनती हैं ये। तो कथन ए पर दे रखा है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी पर दिया हुआ है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन ए सही है, कारण आर गलत है और कथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो सही जवाब जो है इसका वो वास्तव में ऑप्शन ए आएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, 11 से लेकर 14 तक प्रश्न इसमें दे रखे हैं और हर प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। 11 नंबर पर पूछा गया है कि उदारवादी नेताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे, उदारवादी नेताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे, तो उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन को की प्राप्ति करना था, उसके ब्रिटिश शासन के अंदर ही वो स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए और परिषदों के सदस्यों
को लोगों द्वारा चुना जाए, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार से उनके ये लक्ष्य थे। प्रश्न नंबर 12 है, पूछा गया है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखो। पड़ोसी देशों में तो भारत के अगर पड़ोसी देश हैं तो पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव, ये कई उसके पड़ोसी देश हैं जो इसके साथ भारत के लगते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 13 है, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? तो कई कारण है इसके। पहले हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो अगले चुनाव में लोग ऐसी सरकार को बदल देते हैं। और 2 पर है कि लोकतंत्र में सभी फैसले व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उनमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र में बेहतर फैसले होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रामीण बेरोजगारी के कोई 2 प्रकार लिखिए। ग्रामीण बेरोजगारी के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो हम एक पर कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर जिसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, गांव में ज्यादा पाई जाती है ये। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग काम पर तो लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वहां उनकी जरूरत नहीं होती है। यदि उन्हें काम से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है, बाकी पूरा साल वे बेकार रहती हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार की बेरोजगारियां हैं जो गांव में पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 15 और 16 इसमें प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो वास्तव में ये 3 अंक का निर्धारित किया गया है इसके लिए। और प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच मुख्य अंतर क्या थे। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि उदारवादी ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वयं शासन को प्राप्त करना चाहते थे, जबकि राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे। वे स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और इसको प्राप्त करना अपना धर्म समझते थे। दूसरे पर हम कहेंगे कि उदारवादी स्वशासन को संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे, जबकि राष्ट्रवादी स्वराज को शक्तिशाली जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। और तीसरे नंबर पर है कि उदारवादी प्रार्थना पत्रों, प्रस्तावों, प्रदर्शनों, सभाओं और भाषणों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने में विश्वास करते थे, लेकिन राष्ट्रवादी उन्हें दुर्बलता का साधन समझते थे और उन्हें भीख मांगना मानते थे। प्रश्न नंबर 16 है, बांगर और खादर में अंतर बताइए। तो बांगर जो है, अगर हम कहें बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जो नदियों से दूर होता है, इसलिए यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। और बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ नई मिट्टी नहीं बिछ पाती है। इस मिट्टी में कंकड़ अधिक होते हैं, इसलिए यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। खादर की बात करें तो खादर हम कहेंगे खादर भूमि के उस निचले भाग को कहते हैं जो नदियों के पास होता है। यहाँ बाढ़ का पानी हर साल आता है, इसलिए यहाँ नदियां बाढ़ द्वारा नई मिट्टी बिछाती रहती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। सेक्शन जो डी है वो वास्तव में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है, गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांवों को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80% परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जाति, जिनको दलित हम लिख रखा है इसमें, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय है।
गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इसी आधार पर गद्यांश के आधार पर प्रश्न दे रखे हैं। और पहला प्रश्न है कि रायगंज एक बड़ा गांव पालमपुर से खालिस्तान पूछा गया है, किलोमीटर दूर है, तो ऊपर आया है 3 किलोमीटर जो है वो रायगंज है वो पालमपुर से दूर है। पालमपुर में कितने प्राथमिक और उच्च विद्यालय है? तो 2 प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के आधार पर ही, पालमपुर में बिजली का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो खेतों में सभी जो नलकूप है, तो यानी कि बिजली से नलकूप चलते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे जो कार्य किए जाते हैं वो होते हैं। प्रश्न नंबर 18 भी गद्यांश ही है, उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी 2 ही लंबी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इसी के आधार पर प्रश्न है और पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय की प्रमुख नदियां कहां से कहां तक बहती हैं? तो पश्चिम से ज्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि यह नदियां अपने खालिस्तान पर या अपने डैश पर डेल्टा बनाती हैं, तो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, खालिस्तान एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है, तो ये नर्मदा नदी है। इसका सही जवाब सेक्शन ई जो है वो एससी टाइप क्वेश्चन का है और यह जो एक ही प्रश्न है 5 अंक का ये प्रश्न है। अथवा करके इसमें दे रखा है लॉर्ड लिटन कौन थे, उनकी दमनकारी नीतियों का वर्णन करो। तो लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच भारत के वायसराय रहे, तो वास्तव में वो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीतियां हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। क्या उन्होंने क्या किया कि 1776 ईस्वी में आईसीएस जो परीक्षा है, जो बड़े अधिकारी चुने जाते हैं, आईसीएस की प्रवेश परीक्षा में बैठने की आयु घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दी थी। दूसरा 1877 ईस्वी में देश भर में अकाल के समय दिल्ली में शानदार शाही दरबार का आयोजन करना, उनका भी ये भी एक नीति थी उनकी। और 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम पास करके भारतीयों द्वारा शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाना। और एक उनकी नीति थी 1878 ईस्वी में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगाना। तो ये उनकी कई नीतियां थी, दमनकारी नीतियां। लॉर्ड लिटन की इन्हीं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष और रोष गुस्सा उत्पन्न हुआ। या करके प्रश्न दे रखा है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा कब और किसने शुरू की और इस शिक्षा से भारतीयों को क्या लाभ? पश्चिमी शिक्षा कब और किसने शुरू की और इस शिक्षा से भारतीयों को क्या लाभ मिला? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा का आरंभ ऐसे लोग तैयार करने के लिए किया जो शक्ल सूरत से तो भारतीय हो लेकिन जिनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो तथा जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो। वास्तव में उन्हें अपने काम के लिए सस्ते क्लर्कों की जरूरत थी और यह काम भारतीय ही अच्छी प्रकार से कर सकते थे। अंग्रेजों द्वारा दी गई अंग्रेजी शिक्षा से भारत में एक नई बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा से इन लोगों को पश्चिम के दार्शनिकों को पढ़ने का मौका मिला, जिससे उनके मन में भारत को स्वतंत्र करवाने की इच्छा जागृत हुई या इच्छा उत्पन्न हुई। सेक्शन एफ जो है वो वास्तव में मैप का है। दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करो। इतिहास वाले में जो भाग अ है उसमें 2 पूछे गए हैं। आर्य समाज की स्थापना का स्थल पूछा गया है और होम रूल लीग की स्थापना का स्थल पूछा गया है। इसी प्रकार भाग बी जो है वो भूगोल से संबंधित है, उसमें पश्चिमी घाट पूछा गया है, अंडमान निकोबार और सांभर झील पूछी गई है। तो अगर नक्शे पर हम गौर करें तो नक्शे को अगर हम देखें, सांभर झील जो है वो आप राजस्थान में दिखाएंगे, यहाँ पर सांभर झील है भूगोल वाले उसमें। और मुंबई जो है यहाँ पर है, मुंबई वो स्थान था जहां पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। पश्चिमी घाट जो है आप यहां से यहां तक दिखा सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है। और चेन्नई वो स्थान है, चेन्नई यहाँ पर है
और चेन्नई वो स्थान है जहां पर होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक पूछा गया है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वास्तव में वो ये हैं। तो इस प्रकार एक आसान सा नक्शा और एक आसान सा पेपर जो है 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान का ये दिया गया था। धन्यवाद, नमस्कार।